गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको ये एमएससी मैथमेटिक्स या कौन सा भी सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट कैसे लिखने का, व्हाट आर ऑल द पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड। क्योंकि ये 4 क्रेडिट है, मतलब एक सेमिस्टर में जो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते उतना ध्यान या उससे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ये प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो थोड़ा हेवी होने की वजह से इतना टाइम नहीं देते। बट वी इफ वी कैन फॉलो सम पॉइंट्स, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल। जो एज ए स्टूडेंट आपका ये प्रोजेक्ट कैसे लिखने का, कौन सा पॉइंट्स कंसिडर करने का, ये बहुत बहुत जरूरत है। ओके, तो ये मेरा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो 10 साल से मैं इधर स्टूडेंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करता हूँ, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ पॉइंट्स आप अग्री होता है, कुछ पॉइंट्स अग्री नहीं होता है, और कुछ पॉइंट्स में मिस भी हुआ होगा। You can say those things. Sir can also share those things after the lecture. Okay, fine. तो मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्यों करने का, उसका महत्व क्या है। देन वो प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है। बहुत बार हमको मालूम नहीं रहता है प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है। ओके, और प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, आ, कौन सा पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा पॉइंट्स कंपलसरी कवर होना है। तो ये राइटिंग करते टाइम में कौन सा स्टाइल से लिखना है, कौन सा अच्छा तरफ से हम लिख सकते हैं तो दूसरा वाला को समझ में आते। ओके बाद में ये आपका प्रोजेक्ट लिखना हो गया, राइटिंग हो गया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन कौन सा अच्छे तरफ से दे सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन डिसाइड करेगा आपका कितना समझ में आए ये जो प्रोजेक्ट वर्क में। बहुत बार हम क्या करते हैं, बहुत बार ये इधर का उधर का नोट्स लेते हैं, वो नोट्स एज इट इज हम लिख लेते, थोड़ा सा चेंज करके। आपको समझ में आया नहीं आया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो क्या वही बात 10-15 मिनट्स रहते हैं, वो थोड़ा टाइम कैसे तो मैनेज कर लेंगे। ऐसा बहुत बार मैं स्टूडेंट से आई हैव नोटिस्ड। जितना टाइम मैं प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का टाइम में बैठा हूँ, तो प्रेजेंटेशंस इतना वर्थ मुझे नहीं लगता था। जो प्रेजेंटेशन, वो प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन करते टाइम में जो पॉइंट अच्छे तरफ से हाईलाइट करना है वो पॉइंट ही हाईलाइट नहीं करते। पहले इंट्रोडक्शन से लेके जो भी है वही टाइम पास करके रखे, जो मेन रिजल्ट है वो आने तक ही पहले टाइम खत्म हो जाते। तो आप प्रेजेंटेशन कौन सा कैसे हैंडल करने का, ये आपका डिसाइड करते हैं हाउ मच यू अंडरस्टूड योर टॉपिक। ओके, देन मैं आपको कुछ टॉपिक्स, मेरा स्टूडेंट को कौन सा टाइप का टॉपिक्स मैं यूजुअली एमएससी स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो सो दैट यू विल गेट सम आइडिया। और फाइनली मैं कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज देता हूँ, कौन सा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वो आपको बेनिफिट होता है। क्योंकि ये इतना ही सोचने का नहीं, आपके ये जो 4 क्रेडिट का मार्क्स मिल गया, एमएससी पास हो गया, तो आपका ये प्रोजेक्ट का खत्म हो गया नहीं है। it is going to play very very important role in your further studies, in your research, or if you go anywhere, it is going to play very very important role. ओके, सो ये कौन सा टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसा इंट्रोडक्शन का टाइम में बताया था, मैं जब एमएससी फर्स्ट ईयर हो गया, जो समर वेकेशन है, वो टाइम पे आई हैव अप्लाइड फॉर सम प्रोजेक्ट through Indian Academy of Science (IAS) at Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) for 2 months। तो वो टाइम पे, वो जो फर्स्ट टाइम में मुंबई आए, वो भी बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उधर टीचर्स के साथ 2 मंथ्स मुझे स्पेंड करने का टाइम मिला। बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किया है, उनका सजेशंस मिला है। दैट हैज एक्चुअली इम्पैक्टेड इन माय करियर। ओके, तो प्रोजेक्ट कभी भी नॉट ओनली यूर प्रोजेक्ट जो एमएससी में करते, तो आगे भी जहां भी इंटर्नशिप मिलेगा, प्रोजेक्ट का चांस मिलते, यू अप्लाई फॉर दैट। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल। दे विल टेल व्हाट आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन। That experience is completely different and it is very very useful. Okay,
तो जो वाई वी हैव टू डू प्रोजेक्ट एट पीजी लेवल, यूजीसी होने दो, कोई भी करिकुलम में एमएससी लेवल में क्यों प्रोजेक्ट रखा है? तो आप फॉरेन, कुछ फॉरेन कंट्रीज वगैरह देखो तो इवन एट बीएससी लेवल people have to write a project. At MSc level, just like how we submit PhD, same way at PG level also they have to submit their thesis, dissertation at PG level. Okay, so post graduation level we have to do some work independently. That is the main reason of introducing project at MSc level. Okay, and that too also in second year. Why they keep? Because in this first year are 3 semesters. Whatever topics you learn at master's level, based on that knowledge, how much you can do, okay, independently. That is the purpose of introducing project. Okay, so it definitely, if you while doing your project, it definitely develops independent and critical thinking. कहा कौन सा तरफ से सोचना है, ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे थिंक करना है, वो सब आपको डेवलप होता है. ओके, देन जो आपका जो 3 सेमिस्टर्स में या उसका पहले बीएससी में जो भी अभी तक आप जो नॉलेज गेन किया वाला है, वो नॉलेज बेस पे आप एक स्टेप अहेड एडवांस टॉपिक्स पे कैसे आप काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप लोग को समझो टोपोलॉजी है, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस में एमएससी में टोपोलॉजी रहते हैं, कभी कभी बीएससी में भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आई अज्यूम दैट एट एमएससी लेवल फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर यूजुअली टोपोलॉजी विल बी देयर. ओके, तो टोपोलॉजी में जो आप सीखते, उससे आगे जाके आप अलजेब्रिक टोपोलॉजी बोल के रहते हैं, अलजेब्रिक टोपोलॉजी. ओके, इट कनेक्ट्स बिटवीन अलजेब्रा एंड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. तो उसमें से कुछ टॉपिक आप ले सकते हैं. कंप्लीटली अलजेब्रिक टोपोलॉजी, इट इज a huge topic and it is a base for most of the research. ओके, तो आपका टोपोलॉजी का जो नॉलेज लेके आप अलजेब्रिक टोपोलॉजी में से कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी रियली वर्थ. तो तभी आपको वो प्रोजेक्ट का वर्थ बता सकते. समझो आपका एमएससी में कुछ टॉपिक है या एमएससी का लोअर लेवल में भी है, वो टॉपिक्स आप प्रोजेक्ट जैसा सिलेक्ट करते, वो इतना वर्थ नहीं लगता है. बहुत बार मैं हमारा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ऐसा छोटा छोटा टॉपिक क्यों लेते, टाइम पास क्यों कर रहे, यू टेक इट एज ए सीरियस. बहुत बार ये नंबर्स लेते, वो नंबर्स लेते, इधर से लेते, उधर से लेते, वो नंबर्स वगैरह आप करना है तो उसका रिसर्च ओरिएंटेड में जो चल रहे वह करना है. तो छोटा छोटा सिंपल सिंपल करके कुछ मीनिंग नहीं. सो यू शुड फोकस ऑन बेस्ड ऑन योर नॉलेज. ये आपका नॉलेज से वन स्टेप आगे जाके एडवांस टॉपिक थोड़ा सा सेलेक्ट करना है. इसलिए एक हर प्रोजेक्ट के लिए, ग्रुप के लिए, इंडिविजुअल होने दो, ग्रुप प्रोजेक्ट होने दो, एक सुपरवाइजर अलोकेट करने का रीजन वो है जो आपका लेवल से थोड़ा सा लेने के बाद बीच में आपका जब भी डिफिकल्ट आया, आपका टीचर आपको मदद कर दे. ओके, तो वैसा नहीं है आप और लोअर लेवल जाके उसका प्रोजेक्ट करने का. राइट, देन आपको जो रिसर्च चालू है एमएससी लेवल तक, हमको यूजुअली रिसर्च कैसे रहते वो आइडिया यूजुअली नहीं रहते. कुछ स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, कुछ स्टूडेंट को अंदाज रहते, दे मे बी नोइंग इट, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब वो प्रोजेक्ट लेते टाइम उसको एक रिसर्च यूजुअली कैसे चलता है उसका अंदाज, they will get some idea about that research. Okay, it is also one of the main point. So I can say that it is the first step or stepping stone for your further research. जो भी आप सोच लो आप रिसर्च करना है आगे, आप सोच रहे हैं मुझे रिसर्च करना है, टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर होके ज्वाइन होना है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में वगैरह, तो अभी यूजीसी पीएचडी कंपलसरी कर लिया है. असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए पीएचडी कंपलसरी है, तो पीएचडी करना है तो आपको रिसर्च करना ही पड़ता है. तो वो आपका रिसर्च करना है तो कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. ओके, तो आपका कौन सा एरिया पे इंटरेस्टेड है, वो एरिया पे आप आगे कहाँ तक कर सकते हैं, अभी तक कितना हो गए है, कितना स्कोप है, ये सब आपको ये प्रोजेक्ट करते टाइम में, आप ये 6 महीने में टाइम बराबर स्पेंड किया, यू विल गेट ए क्लियर आइडिया. ओके, सो दिस नॉट ओनली दैट, जैसा अभी समझो हमारा इसमें 3 3 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट मिलके करते,
तो कोलैबोरेटिव वर्क अभी ये तीनों मिलके, तीन चार लोग मिलके ये काम कैसे करेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन कैसे रहते, एक टॉपिक पे आप एक बताएंगे, वो एक बताएंगे, तो समझना, और जो आप अंडरस्टैंडिंग किया है तो वो करेक्ट है कि नहीं है, गलत है, तो वो आप आपका फ्रेंड्स के साथ, वो जो टीम रहते उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो इट एक्चुअली डेवलप्स कोलैबोरेटिव वर्क. ओके, these are some usefulness of having a project at PG level other than जो क्रेडिट्स उसको असाइन किया वाले. ओके, फाइन. आपको, if you are good enough, if you are just say fast enough to understand these things, then ऐसा भी हो सकता है बहुत बहुत टाइम that you can frame your own research problem, और जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व भी कर सकते हैं. It is some exceptional cases, but it is also possible even at MSc level. MSc level में भी आप कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये कैसे रहेगा, और ऑलरेडी सम ओपन प्रॉब्लम्स है, समझो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल एट MSc लेवल इटसेल्फ. जो मैं फॉरेन में कुछ या जो भी रिसर्च कर रहे, व्हेन यू see about some surveys, you will see that even at master's level some people have done very good research and they have published based on their work. Now also research is going on. Okay, so MSc level में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है. Anything you can do at any level, and MSc is the best starting level to गो फॉर रिसर्च. ओके, रिसर्च क्या रहते हैं, रिसर्च में कुछ आपको समझ में आ सकते, रिसर्च प्रॉब्लम भी आप फ्रेम कर सकते, या जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकते. ये सब कुछ, दिस आर ऑल सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई हैव नोटिस्ड द यूजफुलनेस ऑफ हैविंग ए प्रोजेक्ट एट PG लेवल इफ वी टेक इट इन सीरियस और पॉजिटिव वे. नहीं है सिर्फ ऐसा एकदम कैजुअल लिया, तो ये कौन सा भी वो काम में नहीं आने वाले. ओके, फाइन. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक्स पहले क्या सेलेक्ट करने का, मतलब आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या रहना है, व्हाट टॉपिक्स, व्हाट आर ऑल यू हैव टू इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट. तो ऑब्वियसली यू शुड हैव ए प्रॉपर टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट. ओके, टाइटल क्या रहने का वो आप सोचना है. बाद में ये अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब आप ये प्रोजेक्ट में क्या क्या करने वाला है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोजेक्ट, वो आप क्लियरली सम 5 to 10 लाइन्स, 10 to 20 लाइन्स का अंदर लिखना है. उसमें आप ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस ये वो कुछ लिखना जरूरत नहीं. In this project I am going to discuss these results. We are going to introduce, say suppose zero divisor graph, we are going to go through the properties of Zn, gamma Zn, something like that we have to write. By reading the abstract itself, somebody should able to understand what you are going to do it in your project. Suppose some 40-50 pages, so 40-50 pages में जो आप करने वाला है उसका सिंपल समरी आप 10 to 20 लाइन्स ओके में लिखना है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब्स्ट्रैक्ट लिखना इतना इजी नहीं है, तो अब्स्ट्रैक्ट वगैरह आप लिखना है, क्या करने वाला है उसके लिए आपको पूरा क्लियर आइडिया आने के बाद ही आप अब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं. ओके, फाइन. बाद में इंट्रोडक्शन, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरत है. इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे थे, ये आप एक टाइटल लिया, वो टाइटल के बारे में पूरा सा आपको क्या क्या मालूम है वो लिखना है. ओके, बाद में जो लिटरेचर बोलते उसके बारे में अभी तक तो क्या क्या काम हुआ है वो काम पूरा आप रेफरेंस के साथ लिखना पड़ता है. ओके, क्योंकि आप एक बता रहे मैं ये कर रहा हूँ, हो सकता है वो ऑलरेडी हो गए वाला है, तो हो गए होंगे तो वो बताने का ये पर्सन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव डन दिस वर्क. ओके, वी आर गोइंग टू रिव्यू दोस रिजल्ट्स. ऐसा पूरा इंट्रोडक्शन में उनका वो टॉपिक के बारे में क्या क्या लिटरेचर, लिटरेचर मतलब इसका पहले क्या क्या अवेलेबल है वो सब उसमें लिखना बहुत जरूरत है. वो लिखने के बाद जो जो बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक रिजल्ट्स,
वो सब जैसा मैं बोला अलजेब्रिक टोपोलॉजी में आप एक टॉपिक लिया, अलजेब्रिक टोपोलॉजी में एक टॉपिक लिया, उसके बारे में हो सकता है आपको कंटिन्यूटी, कनेक्टेडनेस, जो भी कॉम्पैक्टनेस, ये डेफिनेशंस, उसका रिजल्ट्स वगैरह आप उसमें यूज करने वाले जो प्रोजेक्ट में, वो सब इसमें लिखना है। सो जो इंट्रोडक्शन, इफ यू वांट यू कैन पुट इट इन प्रिलिमिनरीज, नेक्स्ट सेक्शन भी आप रख सकते हैं प्रिलिमिनरीज। ओके, तो जो भी बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक रिजल्ट्स है, जितना भी आपका प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, वो सब इन डिटेल आप प्रोजेक्ट में रखना बहुत बहुत जरूरत है। मतलब आपका प्रोजेक्ट पढ़ते टाइम में कोई भी दूसरा एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट के लिए दूसरा रेफर करना जरूरत नहीं पड़ना है, तो वो सब आप ये प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप ग्रुप थ्योरी में कुछ टॉपिक, एडवांस टॉपिक ले रहे, तो ग्रुप थ्योरी में जब आप एडवांस टॉपिक ले रहे, उसमें जो जो बेसिक डेफिनेशंस जरूरत है स्टार्टिंग से, सपोज फ्रॉम ग्रुप, सब जो जो रिक्वायर्ड, उस सब को आप उधर डेफिनेशंस विद प्रॉपर एग्जांपल्स, यूजफुल स्टेटमेंट्स, वो सब लिखना जरूरत है। सो कुछ भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसका आप प्रूफ भी समझना जरूरत है, तो वो प्रूफ भी आप उधर लिख सकते हैं। ओके, so these are all you should include in introduction and you can say preliminaries. After that, your results, main results and discussions. तो जो आप टॉपिक ने सेलेक्ट किया, वो टॉपिक ने आपका बेसिक डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट सब होने के बाद अभी आप क्या क्या रिजल्ट्स आप लिखने वाले हैं, वो सब उसका इधर मेन लिखना है। सो दिस इज मेन पार्ट, दैट कितना भी आप इसको सेक्शन, सब सेक्शंस, ये अच्छा तरफ से स्ट्रक्चर वाइज यू हैव टू अरेंज इट। Maybe like at least 4 to 5 different sections should be there in results and discussions. Okay, for every section, for every subtopic, you discuss clearly in detail. Suppose there are some results, you try to prove it. Okay, there are some theorems, you try to prove it, okay, in detail, and how you will prove it and all we will discuss, but all those things comes here, results and discussions। okay, then so conclusion में you can write somewhat in detail that in this project we have uh, proved these statements, we have discussed these statements, we have introduced these statements, uh, maybe like in one page or 2 pages. If one page, you can write some conclusions, it may be even less than one page, but as much possible you can write, that shows that how much actually you have understood your project work। okay, fine। So these are the some of the things one should include in any project। बहुत बार हमारा स्टूडेंट्स भी प्रोजेक्ट ऐसा लेके आते हैं, उसमें टाइटल रहते, बाद में डायरेक्टली कुछ चालू किया वाला रहते, बाद में कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह रहते, कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह, तो एक प्रोसेस फॉलो किया, तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट आगे कौन सा भी रेफर करना है, प्रोजेक्ट पढ़ना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, राइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, बहुत बार बच्चे या रेफरेंसेस नहीं लिखते। ओके, रेफरेंस मतलब क्या है, आप एक टॉपिक लिया, वो टॉपिक कहाँ से, लिटरेचर से आप वो टॉपिक लिया, लिटरेचर से वो कुछ रिजल्ट्स लिया है। ओके, तो वो सब, जिसका फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मिस्टर एक्स का वो एक रिसर्च पेपर लिया, या मिस्टर वाई का एक टेक्स्ट बुक लिया, ओके, algebraic topology by Hatcher। okay, so if you use that book, you have to include those things at the end as a references। okay, so whatever, how many books you have referred, how many research papers you have referred, or even how many websites you have referred, all such things we have to put it in reference section। so this reference section is very very useful, because you will try to avoid समथिंग कॉल्ड प्लेगरिज्म। तो ये प्लेगरिज्म में दूसरा का वर्क आप क्लेम कर रहे, वो इट इज एक्चुअली एक ऑफेंस। ओके, तो वो अवॉइड करना है। इफ यू वांट टू अवॉइड दैट वन, डेफिनेटली वी हैव टू से दैट ये काम मैं यहाँ से लिया वाला हूँ, ये काम इधर है, यू कैन फाइंड दिस डिटेल्स, सब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस में इंक्लूड करना है। ओके, देन यू विल बी सेफ, बेटर, एंड इट एक्चुअली, ये रेफरेंसेस ये सब एमएससी में क्यों लिखना है,
जो आगे आप रिसर्च करते टाइम में, रिसर्च पेपर करते टाइम में, पीएचडी करते टाइम में ये सब कंपलसरी आपको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपका कोर्स कैंसिल भी हो सकता है। बहुत सारे बड़ा बड़ा पोस्ट में रहने के बाद भी, वाइस चांसलर होने के बाद भी या कुछ चेयरमैन होने के बाद भी ये प्लेगरिज्म के वजह से उनका पोस्ट जाते हैं। ओके, सो समबडी वर्क वी हैव टू एक्नॉलेज, ये मेरा वर्क नहीं है, मैं वहां से लिया वाला है, उसका बेस पे मेरा कुछ अलग किया वाला है। ओके, तो रेफरेंसेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बहुत कम देखता हूँ हमारा जो स्टूडेंट्स करते रहते कहा भी उसका प्रोजेक्ट का टाइटल इसमें रेफरेंसेस वो बहुत कम इंक्लूड करते हैं, वो रेफरेंसेस का वगैरह बहुत ध्यान देना जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये क्या क्या लिखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में, और कौन सा तरफ से लिखना है। ओके, सो दैट जैसा आप आपका बुक कौन सा भी एक टेक्स्ट बुक ले लो और एक लेक्चर नोट्स ले लो। लेक्चर नोट्स का और टेक्स्ट बुक का बहुत फर्क रहते हैं। लेक्चर नोट्स बोले तो जैसा ब्लैक बोर्ड में टीचर लिखते वैसा का वैसा हम लेते, उसमें ज़्यादा इंग्लिश इंग्लिश होने दो या कौन सा भी लैंग्वेज होने दो, उसका ग्रामेटिकल इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहते, कहाँ स्टार्ट कर रहे कहाँ स्टॉप कर रहे इतना जरूरत नहीं रहते। जस्ट क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलते हैं और लिखते कम उधर, इसके वजह से लेक्चर नोट्स और ये बुक में बहुत फर्क रहते। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट भी एक बुक का तरफ रहना है, नॉट लेक्चर नोट्स का तरफ नहीं रहना है। तो इन डिटेल सब कुछ लिखना है और सीक्वेंसली लिखना है। तो जैसा मैं बोला आपका जितना भी बेसिक्स जरूरत है वो पहले आपको समझ में आना बहुत जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक with proper examples, and those things you have to start writing in your project, ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ये लिटरेचर जो वर्ड बताते, लिटरेचर मतलब जितना भी अवेलेबल है ऑलरेडी, ये समझो आप एक टॉपिक पे कर रहे हैं, वो टॉपिक पे अभी तक क्या क्या अवेलेबल है डेटाबेस में, उसके बारे में आप बहुत पूरा इन डिटेल रिव्यू करना है। ये टॉपिक लिया, ये टॉपिक में ये लोग इतना काम किया है, इसका ये ओपन स्कोप है, ये काम कर सकते, ऐसा सब कुछ जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल करना बहुत जरूरत है। लगता है एमएससी में इतना पॉसिबल होता है कि नहीं, बट इफ वी कीप ट्राइंग डेफिनेटली इट विल हैपन। ओके, देन एक आपका प्रोजेक्ट लिखना है तो आप एक बुक से समझो एक टॉपिक लिए, वो टॉपिक में जो एग्जाम्पल वो डिस्कस किया है वही एग्जाम्पल आप सॉल्व किया तो उसका आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं रहता। वो based on those things you should able to try your some other examples on your own, that is most important, and those examples you have to include in your प्रोजेक्ट राइटिंग। जो प्रोजेक्ट जब लिखते मोर देन मेनी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ओके, एक टॉपिक के बारे में जो भी लिया उसका आप विथ मोर एग्जाम्पल्स यू कैन एक्सप्लेन द टॉपिक्स इन डिटेल। नेक्स्ट रिजल्ट एग्जाम्पल्स के बाद जो है वो प्रूफ्स, क्योंकि बहुत बार हम जो लेते हैं इट मे नॉट बी दी एंटायरली न्यू टॉपिक, तो जो न्यू टॉपिक नहीं होने की वजह से बहुत बार हम जो एडवांस टॉपिक भी लिया है इट इज अवेलेबल, द प्रूफ्स आर अवेलेबल। जब हमारा जो आप लेने वाला टॉपिक में प्रूफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो प्रूफ्स आप एज इट इज लिखा तो इट इज नॉट एट ऑल एनीथिंग क्रेडिट फॉर यू, तो आपका कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, आप कुछ भी उससे सीखा वाला नहीं है। ओके, तो आप क्या करना है, कौन सा भी एक थ्योरम प्रूफ लिए, फॉर एग्जांपल टेक प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। ओके, तो देयर में बी सो मेनी डिफरेंट प्रूफ्स, वो प्रूफ आप समझ लो, आपका लैंग्वेज में जो भी आपका कैसे समझ में आते स्टेप्स यू कैन इंक्रीज यू कैन डिक्रीज, जो आपका समझ में आते वो आप प्रूफ लिख पाया देन ओनली इट इज यूजफुल। जो प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट जो बुक में ऑलरेडी है एज इट इज आप सेंटेंसेस लिख लिया, आपको समझ में भी नहीं आया, देर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग सच प्रोजेक्ट। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज if you compare your results and the book results, okay, तो प्लेगरिज्म का अंडर आना ही नहीं, इसका मतलब वो सेम कॉन्सेप्ट आप आपका ओन लैंग्वेज में ओन अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन किया वाला है।
Okay, that is very very useful. That is the main point in project writing, at least in MSc level. Okay, जो टॉपिक आप सेलेक्ट किया, जो रिजल्ट्स है, ओके, इफ इट इज थ्योरी सपोज, देन वो थ्योरी में जो भी रिजल्ट्स है, जो भी थ्योरम्स वगैरह है, वो थ्योरम आप स्टेटमेंट से लेके प्रूफ तक आपको क्लियरली समझ में आया, किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते, दैट इज द मेन वर्क यू हैव डन। ओके, देन बहुत बार it is not at all easy whatever I am saying on our own most of the time. Okay, तो आप क्या करना पड़ता है, आपका एक जो टीचर ने असाइन किया, सुपरवाइजर बोलते हैं या गाइड बोलते हैं, उसके साथ फ्रीक्वेंटली आप डिस्कस करना है। आपको समझो कुछ डाउट आया, सर मैं यहाँ तक पढ़ा वाला हूँ, यहाँ तक पढ़ते टाइम में मुझे ये डाउट आया है, इसको हम कैसे क्लैरिफाई करना है, वो आप आपका सुपरवाइजर से डिस्कस करना है। जो मैं बहुत बार स्टूडेंट को क्या नोटिस किया रहते, वो ऐसा पेपर लेके आते हैं, हम एक टॉपिक समझो डिस्कस डिसाइड होने के बाद वो डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते, सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप एक्सप्लेन करो। तो मैं बोलता हूँ, आप कहाँ तक पढ़ा वाला है, कहाँ से कहाँ तक आपको समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया वो बताओ, उसके बाद मैं आपको हेल्प कर दूँ। तो यू हैव टू डू बेसिक वर्क, सम वर्क ग्राउंड लेवल पे आप काम करना है। जितना भी बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक स्टेटमेंट्स है, सर ये टॉपिक के बारे में मैं इतना पढ़ा हूँ, इधर मुझे ये आते, इसके आगे आप हम कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा थोड़ा बताओ, हर प्रूफ आप ही बताओ, ऐसे जाके आप टीचर के पास पूछा, देन देर इज नो यूज। सो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली मीट योर प्रोजेक्ट गाइड, सुपरवाइजर, देन डिस्कस। जो भी आपको लगा, सर ये प्रूफ मुझे ऐसा समझ में आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये करेक्ट है क्या नहीं चेक करो, या मुझे ये प्रूफ लिखते टाइम में ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आप मुझे थोड़ा क्लियर करो। ओके, सो दिस डिस्कशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट while writing your project proper report. Okay, जैसा मैं बताया था, हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे एमएससी स्टूडेंट्स ये लैटेक टाइप सेटिंग, बहुत लोग को एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट यू मे बी नोइंग एमएस वर्ड, जो भी आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है वगैरह, तो एमएस वर्ड में आप यूजुअली टाइप करते, लेकिन फॉर मैथमेटिक्स, एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट और मैथमेटिक्स टीचर, ये लैटेक यूज करना बहुत जरूरत है, बिकॉज लैटेक में आप एक बार समझो इतना स्पेस चाहिए, इतना मार्जिन्स चाहिए, ये सब डिसाइड कर लिया, सबको सब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट फॉर्मेट एक ही जैसा रहेगा। ओके, तो आप आपका थ्योरम्स रिजल्ट्स वगैरह किया तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन का नंबर ऑटोमेटिक आएगा, डेफिनेशन का नंबर ऑटोमेटिक आएगा, थ्योरम्स का नंबर ऑटोमेटिक आएगा, कहाँ भी आपको रेफरेंस, आपको बाई थ्योरम 1.2 सपोज ऐसे बताना है, ये सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, हम आपको ऊपर ध्यान ज्यादा देना जरूरत नहीं। तो लैटेक सॉफ्टवेयर फ्री है, ये आप एमएससी टाइम में सीखा, तो आगे आपको पीएचडी करते टाइम में, एज ए आप टीचर बन के जाते टाइम में, कहाँ भी आपका रिसर्च पेपर लिखना है या कुछ टेक्स्ट बुक जैसा लिखना है, वो टाइम पे ये बहुत इजी रहता है। ओके, पहले पहले बहुत सारे टीचर्स एमएस वर्ड यूज करते थे, बट नाउ एटलीस्ट टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव हो रहे, लैटेक यूज करना बहुत जरूरत है। आई पर्सनली सजेस्ट one should learn LaTeX at MSc level itself। तो हमारा कैंपस एसआरटीएम कैंपस में फर्स्ट सेमिस्टर में एमएससी बच्चे लैटेक्स सीखते, तो सेकेंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर जब भी उनका कुछ जरूरत है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना है, वी आस्क देम टू सबमिट इन लैटेक ओनली। ओके, फोर्थ सेमिस्टर में जब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो कंपलसरी लैटेक में टाइप किया वाला डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना पड़ता है, और उसका हम वो जो कोड है लैटेक में टाइप किया वाला कोड, वो भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ प्रिंट लेने को बताते कंपलसरी, क्योंकि तभी उसको समझ में आते, अच्छा तरफ से उसका एक एक्सपीरियंस होता है। ही इज जस्ट लाइक टाइपिंग वन थेसिस, स्मॉल थेसिस टाइप कर रहे हैं उसका एज ए प्रोजेक्ट। तो हम वी हैव मेड इट कंपलसरी लैटेक submission only for project, there is no excuse because we have introduced in first semester itself. So in fourth semester they will focus entirely on the topic, and when they are writing they will type using latex typesetting। Okay, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वन कैन इंट्रोड्यूस latex so that it will be very very beneficial for as a student as well as a teacher। Okay, fine।
जैसा मैं बताया, प्लेजरिज्म ये अवॉइड करना बहुत जरूरत है। जब आप लिखा है उसका टाइम पे आपका टीचर भी साइन करना पड़ता है, तो कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होना है। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो भी आप लिख रहे, बिकॉज इट इज नॉट न्यू, तो आप अच्छे तरफ से उसको आपका ओन अंडरस्टैंडिंग में लिखना है, और जिधर जिधर पॉसिबल है उधर उधर रेफरेंस में इंक्लूड करना बहुत जरूरत है। ये टॉपिक्स हम यहाँ से लिया है, ये प्रूफ यहाँ से लिया है, तो वो प्रूफ हम समझ के हमारा ओन अंडरस्टैंडिंग में हम लिखा वाला है। वी आर नॉट टेकन एनीथिंग एज इट इज, ऐसा आप उसमें make sure that your report is prepared in that way. Okay. And these are all just like making, like I can say, good habits for further higher studies. जब आगे जाएगा वो टाइम पे इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका ऑलरेडी ये हुआ वाला रहते। ओके, जब रिसर्च पेपर बनाते वो टाइम आप बराबर रिसर्च रिव्यू करते, कौन सा रिजल्ट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, कौन सा रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुआ वाला है, कौन सा आर्टिकल्स आप साइट करना है, कौन सा आर्टिकल्स इंक्लूड करना है, ये सब आपको ये एमएससी लेवल से अंडरस्टैंडिंग होता है। Okay. Then the next one, most important thing is you have completed your writing, project writing, जो 40 पेजेस हो 50 पेजेस है, you have finished your writing। तो ये राइटिंग फिनिश करने के बाद आगे जो करना है, that is how you will present your work in front of जो भी कमिटी है, जिधर भी है, आपको प्रेजेंट करना पड़ता है आपका प्रोजेक्ट आप क्या किया, क्योंकि ये 40-50 पेज में जो लिखा वाला है आप उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर योर राइटिंग, दैट हाउ यू विल प्रेजेंट योर टॉपिक। इट डिसाइड्स, जो आप प्रोजेक्ट लिखा है वो आपको डिसाइड करेगा आपका कितना समझ में आया, कितना कमांडिंग है वो टॉपिक के ऊपर, वो आपको समझ में आती है। ओके, जैसा आप एक थ्योरम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक थ्योरम एक्सप्लेन करने में आप एक्सप्लेन करते टाइम में टीचर को या जो सामने बैठा वाला उसको समझ में आते इसमें इनका कितना समझ में आए। इवन दो आप जो बुक में एज इट इज लाइन बाई लाइन भी आप एक्सप्लेन किया, क्लियरली समझ में आ जाते हैं। आप एक्सप्लेन मतलब आपको समझ में आया या एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, ये फर्क डेफिनेटली समझ में आते। जैसा आपको मालूम है न्यूज रीडर, ये न्यूज रीडर क्या करते, उसका सामने स्क्रोलिंग जाते रहते। ओके, वो जो स्क्रोलिंग जाते रहते वो स्क्रोलिंग पढ़ते ही रहते, वो स्क्रोलिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो न्यूज रीडर डिस्टर्ब हो जाते। तो उससे बाहर आने, अभी बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स ऐसे नहीं है, तो दे विल आल्सो टाइम मैनेज करते, टाइमली कुछ डिस्टर्ब हो गए तो भी अलग इंफॉर्मेशन से मैनेज करते। तो वी शुड नॉट बी जस्ट लाइक ए न्यूज रीडर्स। हम कैसे रहना है, जो भी रिजल्ट है यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट जस्ट इन मोर कॉन्फिडेंट वे। तो सब उनको समझ में आना है, यस ही अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ये जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं इनके ऊपर, वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक के ऊपर इनका कमांड आ गया वाला है। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट डिसाइड्स ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। ओके, जैसे मैं बताया आपको 40 to 50 पेजेस का प्रोजेक्ट वर्क है, वो रिपोर्ट आप 20 to 30 मिनट्स में बताना है, राइट। तो आप 40 to 50 पेजेस आप उधर पूरा पढ़ के एक्सप्लेन करते नहीं जा सकते। तो प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट आप हाईलाइट करना है, कौन सा पॉइंट हाईलाइट नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर इन प्रोजेक्ट, राइट। सो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ऐसा होना है, एक टॉपिक 10 मिनट में भी खत्म कर सकते, एक टॉपिक 30 मिनट में भी खत्म कर सकते, एक टॉपिक समझो 1 घंटा में भी खत्म कर सकते। तो जैसा टाइम है वैसा मैनेज करके आपका पॉइंट एक्सप्लेन करना बहुत जरूरत है, और वो कब होता है, व्हेन यू हैव ए गुड कमेंट। ओके, अदरवाइज आप कितना भी बोलो, हम यूजुअली बच्चे को बोलते हैं आप आगे चलो, ये स्किप करो, डायरेक्ट आपका रिजल्ट्स दिखाओ। बहुत बार स्टूडेंट्स आगे चाहते नहीं, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं कौन सा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिजल्ट नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके वजह से वो आप कितना भी बोलो, नहीं सर मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ। ओके, सो प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उसमें ही आपका वो आगे जो एग्जामिनर बैठते हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके, बाद में ये हम स्टूडेंट है या टीचर है, कोई भी होने दो,
समझो टीचर जब क्वेश्चन पूछते स्टूडेंट थोड़ा सा डरते। ओके, एज ए टीचर हम दूसरे प्लेस में समझो कुछ इंटरव्यू के लिए गया या कुछ प्रेजेंटेशन करने के लिए गया, वो प्लेस में भी हमारा भी सेम रहते, इवन दो हम टीचर, ऐसा नहीं है उधर जाने के बाद हम तो सडनली कोई कुछ क्वेश्चन पूछा तो माइंड में ऑटोमेटिकली थोड़ा सा घबरा होता है। ओके, थोड़ा सा डर, डिस्टर्बेंस ऐसा होता है, बट वी नो नीड टू बी, पैनिक होना जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंटली वाइवा होने दो या जो एग्जामिनर है उसको सामने हम फेस करना है। जो भी है आपको मालूम हुआ तो इतना मालूम है, वो कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन पूछा तो क्या करने का, वो क्या पूछ रहे पहले वो समझना बहुत जरूरत है। बहुत बार हमारा स्टूडेंट्स को मुझे इतना गुस्सा आते, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते वो क्वेश्चन ही बराबर नहीं सुनते, वो जो भी पूछने दो आपका जो बताना है वो इमीडिएटली बताते रहते। अरे वो क्वेश्चन उसका रिलेवेंट है क्या, पहले आपको वो क्वेश्चन समझ में आए क्या, वो कुछ भी नहीं। तो आपको जो क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहे वो बहुत ध्यान से सुनने का, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसका थोड़ा सा 1-2 मिनट लेके आप सोच सकते हैं, डरने का कुछ जरूरत नहीं। कौन सा पूछा है, ये पार्ट में कौन सा रिलेटेड है, तो पूछने के बाद आपको आंसर उसका रिलेवेंट मालूम हुआ तो आप बताने का, और इररिलेवेंट आंसर कभी आंसर नहीं देने का। मैं पूछा समझो एक ग्रुप के बारे में बताओ, ग्रुप का एग्जाम्पल दे सकते क्या, या सिंपल ग्रुप के बारे में दे सकते क्या, तो मैं जब सिंपल ग्रुप के बारे में पूछा आप डायरेक्टली और कुछ तो बोल रहे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, ये है वो है, ऐसा कौन सा भी आपका प्रोजेक्ट में है बोल के कुछ भी बताने का नहीं। तब वो एग्जामिनर को लगता है ये इनका कुछ ये नहीं है बाबा, कुछ तो किया है और खत्म कर रहे हैं ऐसे। ओके, तो ये सब आपका जो है, ये जो बताया मैं प्रोजेक्ट का टाइम पे आपको जो प्रेजेंटेशन है, इट इज जस्ट लाइक ए फर्स्ट स्टेप फॉर नेक्स्ट टाइम आगे आप जो इंटरव्यू को जाएंगे। आपको एमएससी होने के बाद बहुत बार आप टीचिंग को जाते हैं, टीचिंग पोजीशन को जाते हैं, टीचिंग पोजीशन के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो इंटरव्यू फेस करते टाइम में जो क्वेश्चन सामने पूछेगा तो आप आंसर नहीं दिया, नो मैटर आपको ये प्लस मिला है या कुछ भी मिला है, तो आप वो क्या समझेंगे, इनको सिर्फ ग्रेड मिला है लेकिन इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रही, तो ये समझने नहीं आ रही। तो ये प्रेजेंटेशन इज ए बेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड स्किल। आपको सब्जेक्ट कितना आते हैं उससे समझ में आते हैं। बहुत बार प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका टॉपिक भी आपका नॉलेज भी अच्छा रहते, लेकिन सर मुझे नॉलेज अच्छा है आप पेन दो पेपर दो मैं लिख लेता हूँ, वो अभी नहीं चलता है। क्योंकि डे बाय डे स्टूडेंट्स आर आल्सो गेटिंग बेटर एंड बेटर, दे स्टार्ट टेस्टिंग अवर नॉलेज। बीच में सडनली एक क्वेश्चन पूछते, तो बीच में क्वेश्चन पूछा तो आप डर जाने का नहीं, ओ नहीं 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 आप बीच में मत पूछो, मेरा पूरा फिनिश होने दो एंड में पूछो, वैसा नहीं है अभी। वो वन टू वन इंटरेक्शन जैसा है, कभी भी स्टूडेंट कुछ पूछ सकते हैं। तो आप वैसा ट्रेन होना है, वैसा ट्रेन कब हो सकता है, आपका जो भी टॉपिक है वो कॉन्फिडेंटली आप सीखना बहुत जरूरत है। ओके, वो प्रोजेक्ट वर्क होने दो, आपका लेक्चर क्लास लेक्चर होने दो, कौन सा भी है, आपका कमांडिंग आना है और कौन सा तरफ से आप प्रेजेंट करना है, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा तरफ से आपका कमांडिंग है, आप अच्छे तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लेक्चर होने दो वो टॉक होने दो, कौन सा भी अच्छे तरफ से होता है, देर विल बी मोर सेटिस्फेक्शन इन दैट वन, राइट। जो अभी आप समझो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन हम यूजिंग बीमर प्रेजेंटेशन से बनाने वाला है। ओके, तो जैसा आप लैटेक्स सीखते, तो लैटेक्स सीखा तो बाद में प्रेजेंटेशन का बनाना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ओके, तो इफ पॉसिबल आपका जो भी प्रेजेंटेशन है कहाँ भी आपको प्रिपेयर करना है, वो लैटेक्स से, लैटेक्स बीमर से प्रिपेयर किया तो वो अच्छा रहेगा। ओके, as I said, it may take some time, but if people start taking as a, जैसा आपको कंपलसरी नहीं है तो कंपलसरी नहीं तो भी आप सोच लो जो मेरा प्रोजेक्ट है एमएससी प्रोजेक्ट में लैटेक में टाइप करता हूँ, बीमर में प्रेजेंट करता हूँ, आप ऐसा थोड़ा सा डिसाइड किया ना आप खुद सीख लेते। मैं बहुत बार आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न मेनी थिंग्स। जैसा अभी ये सर ने जब ये टॉपिक बोला सर थोड़ा एमएससी स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट कैसे लिखना है थोड़ा सा बताओ, तो यूजुअली एक स्टूडेंट को सामने बताने टाइम में इतना क्लियर जरूरत नहीं है, हम बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो लेके आओ बाद में चेंजेस वगैरह करें, लेकिन हम ये जब लेक्चर वगैरह देना है, वो टॉक वगैरह देना है, हम भी बहुत बार हमारा नॉलेज भी रिफ्रेश करना पड़ता है, वी शुड ट्यून, प्रॉपरली ट्यून करना पड़ता है। तो मे भी 1-2 दिन में और कुछ टॉपिक्स इसमें ये ऐसा इंक्लूड करने वैसा इंक्लूड करने, ऐसा आई हैव आल्सो लर्न।
तो कभी भी कुछ नया सीखने के लिए पीछे नहीं जाने। ओके, टेक इट एज ए चैलेंज। तो नहीं हुआ वो अलग बात है। आपका वर्क, समझो लैटेक्स में टाइप करने को आप डिसाइड किया तो लैटेक्स सीख सकते, आप इजीली सीख जाते। तो यू आर एक्चुअली लर्निंग वन एक्स्ट्रा स्किल, वन एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विथ योर प्रोजेक्ट। जो आपको एमएस वर्ड ऑलरेडी आते, ठीक है, वी लर्न न्यू सॉफ्टवेयर बोल के सीखने। ओके, दिस इज ओनली माय सजेशन, इट इज नॉट कंपलसरी। जब तक आपका कंपलसरी नहीं रहेगा तब तक आप यूज करना जरूरत नहीं, लेकिन यूज किया तो अच्छा रहेगा। फाइन। अभी मैं मेरा ये 10 इयर्स, ये जुलाई आए तो 10 इयर्स हो जाते। सो ये 10 इयर्स में मेरा एमएससी स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स एवरी टाइम देता हूँ। बहुत बार 2-3 साल के बाद रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है, हर बैच हर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेते। तो यूजुअली मैं कौन सा टॉपिक्स देता हूँ, एज ए टीचर मैं कभी इधर उधर इनवाइटेड टॉक्स वगैरह, एमएससी स्टूडेंट्स या पीएचडी स्टूडेंट्स या टीचर्स, इसको जब मैं लेक्चर्स वगैरह देने के लिए जाता हूँ, टॉक्स वगैरह, तो उस टाइम जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, इट हैज़ ए वर्थ, और मैं देने के बाद मुझे लगता है ये, अरे यार ये हमारा एमएससी स्टूडेंट को दिया, जो एज ए टीचर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एज ए स्टूडेंट वो उसका समझ में आया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यूजुअली आई गिव सम टॉपिक्स व्हेन I go and deliver some talks for more than 2 to 3 hours. Okay, तो उतना हम टॉक दिया, 2 to 3 hours टॉक दिया, इसका मतलब आप सोच लो एटलीस्ट 30 to 40 पेजेस आप लिख सकते क्लियरली। ओके, ऐसा टॉपिक्स यूजुअली मैं देता हूँ। और एक क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड्स, तो ये क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड्स आपको इन डिटेल जाना जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक आई यूजुअली गिव माय स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड, उसका स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, आपको क्यों मालूम है, क्यों रेशनल नंबर्स, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड मीन्स क्यू ऑफ स्क्वायर रूट डी। ओके, सो जिसको जिसको गैल्वा एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशंस मालूम है, so this quadratic number fields are of just degree 2 extension। okay, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं। okay, so when I given some talk in I think Shivaji University at that time, I have learned, I have spent so much time, so I felt that it is an interesting or challenging task to students I have given, and our students, really some good students are there, they like this one, क्योंकि ये टॉपिक्स वगैरह है ना, रिसर्च में बहुत बार आते रहते हैं। ओके, सो दे आर बेसिक फॉर एनी फर्दर हायर स्टडीज रिसर्च, राइट। और समझो जैसे मैं अलजेब्रिक टोपोलॉजी बताया था, व्हेन आई वाज टीचिंग टू आवर एमफिल स्टूडेंट्स, तो एमफिल स्टूडेंट्स में एक अलजेब्रिक टोपोलॉजी का फ्यू टॉपिक्स है, तो उसमें फंडामेंटल ग्रुप आते हैं, उसका कुछ एप्लीकेशंस हो गए। तो जो एमफिल स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे, तो मैं सोचा ये एमएससी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया तो और अच्छा रहता, क्योंकि उसको जितना भी समझ में आने दो, आधा भी समझ में आए, इट इज बेटर। ओके, तो फंडामेंटल ग्रुप एंड इट्स एप्लीकेशंस दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस वगैरह आते, कुछ बच्चे अच्छे तरफ से करते, और जो हम इंफॉर्मेशन दिया उससे आगे भी करते, कुछ स्टूडेंट कभी कभी थोड़ा कम करते। लेकिन ये टॉपिक में हमारे कैंपस में एमफिल स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे अलजेब्रिक टोपोलॉजी में, तो वो टॉपिक मेरा एमएससी स्टूडेंट को मेरा प्रोजेक्ट जैसा दिया था, वो दे हैव परफॉर्म, सम स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म रियली गुड। बाद में ये डिवीजन अलजेब्रा, ब्रॉवर ग्रुप, ये मेरा रिसर्च का बेस पॉइंट्स, तो हमारे एमफिल स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये अच्छे तरफ से किया था, कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा, बट यूजुअली ऐसे ओके, यू ट्राई टू सी वेदर दिस यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट डिवीजन अलजेब्रास, ब्रॉवर ग्रुप, आपको समझ में आते क्या नहीं, देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए तो आप ये प्रोजेक्ट करो, नहीं तो मत करो। मैं यूजुअली सम 10-15 टॉपिक्स देता हूँ बच्चे को, जो उनका इंटरेस्टेड है उसमें, वो कर सकते। मैं पहले बोलता हूँ आप कुछ कर सकते क्या, इसमें से कुछ समझ में आते का, थोड़ा सर्वे करके लिटरेचर पढ़ के आओ, उसके बाद आप डिसाइड करो। ऐसा नहीं है मैं जो टॉपिक देंगे आप वो करेंगे। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स ऑफ कोर्स मैं अलजेब्रा एनालिसिस रिलेटेड देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह वगैरह रहते वो अलग, टीचर्स जो इंटरेस्टेड है वो टॉपिक उसको देते, राइट। बाद में ये जो पहले 3 वगैरह या और कुछ एग्जांपल्स है, वो लिटिल बिट ऑफ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, बट दे आर एडवांस्ड टॉपिक्स, ऐसा कुछ टॉपिक्स है। बाद में अभी 2-3 टॉपिक में बताओ, दे आर रिलेटेड टू रिसर्च। तो
फॉर एग्जांपल मैंने जीरो डिवाइजर ग्राफ में मेरा एक स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ लास्ट 4 to 5 years। तो ये जो 4 to 5 years में मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं सोचा एमएससी बच्चे को इसके बारे में थोड़ा सा मालूम हुआ, ये जीरो डिवाइजर ग्राफ क्या रहेगा, क्योंकि जीरो डिवाइजर बोले तो थोड़ा सा अलजेब्रा टाइप है, रिंग रिंग पार्ट है। ये ग्राफ बोले तो थोड़ा ग्राफ थ्योरी है। ये दोनों को रिलेशन कैसे रहते, वो स्ट्रक्चर क्या रहते, उसका एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ कर सकते क्या, जो जो बेसिक रिजल्ट्स है वो प्रूव कर सकते क्या, तब स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आते। इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स इन वेरी बोर और नॉर्मल वे, तो थोड़ा अलग किया। उनका इंटरेस्ट आया तो वो आगे रिसर्च करेगा, नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन वो टॉपिक तो वो अच्छा करेगा। So such topics usually I give some results on zero divisor graph of some commutative ring जो भी है, but main ये एक है। और some of my students also did work on soft set theory। तो ये soft set क्या रहते, उसका पहले कौन सा टाइप्स ऑफ सेट्स है, कैसे डेवलप हुआ ये soft set theory, उसमें उसका कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है क्या, या ऐसा सर्वे भी किया बच्चे ने, ये किसी का सर्वे भी किया है, दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट एट एमएससी लेवल। ओके, then other thing is for example first जो पहले 3 टॉपिक्स में बताया, दे आर पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स और एडवांस टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी डिस्कस। बाद में 2-3 टॉपिक बताया, दे आर रिसर्च, जो द टीचर पर्टिकुलरली जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ ऐसे कंसर्न टीचर रिसर्च करते, रिसर्च टॉपिक्स भी दे सकते। और अनदर वन जैसा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बोर लगता है, टीचर होने दो स्टूडेंट होने दो, मेन रीजन है बहुत बार लोग पूछते हैं एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, तो आप एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स भी टॉपिक्स अच्छे तरफ से दे सकते, और उसके बारे में स्टूडेंट या टीचर बहुत डीपली जाके one can prepare the best results as a project format। Okay, for example I have given to my students applications of mathematics Google page rank। अभी जो 4th सेमेस्टर बच्चे हैं उसको मैं ये टॉपिक दिए, उनको बोला ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस गूगल पेज रैंक, और वो उसका पीछे मैथमेटिक्स कौन सा मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, वो पूरा डेफिनेशन से लेके रिजल्ट्स पूरा आप अंडरस्टैंड करो, प्रूव करो। उसके बाद ये गूगल पेज रैंक क्या रहते, उसका 1-2 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। ये सब किया ना, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड, और उसमें उनको आधा भी समझ में आए, जब आगे जाएगा उसको और क्लियरली समझ में, तो वी से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, ऐसा ये जो एप्लीकेशंस, ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे आप, यू शुड गेट सम बेनिफिट ऑफ इट अदर देन क्रेडिट्स, ये है तो आप यू आर सक्सेसफुल। ओके, और दूसरा स्टूडेंट को मैं एक दिया है, ये मेरा यूट्यूब में भी है, ये एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, किसी को भी इंटरेस्टेड है देखना है। आप मैं यूजुअली जब भी लेक्चर वगैरह देता हूँ आई ट्राई टू पुट इट इन माय यूट्यूब चैनल, आप जाके देखो, गूगल पेज रैंक होने दो या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन होने दो, इसमें मैथमेटिक्स कैसे यूज करते बहुत अच्छा तरफ से किसी को भी समझ में आते। ओके, तब हमको भी एज ए टीचर इंटरेस्ट भी लगता है, एज ए स्टूडेंट उसके साथ डिस्कशन करके अलग अलग से अच्छे तरफ से प्रोजेक्ट बन सकते हैं देन जस्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट। ओके, इस सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इट इज जस्ट लाइक इन लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। तो आपको लीनियर अलजेब्रा रहते, एमएससी में रहते, बीएससी में रहते, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन रहते, दिस इज समवट एडवांस्ड वर्जन। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में क्या रहते वो पूरा आप समझ सकते। ओके, in detail you can prepare a write up on singular value decomposition। okay, then ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आप अच्छा तरफ से applications कहाँ यूज हो रहे, that you can start writing। so another our students are doing a project on this singular value decomposition। okay, as I said this singular value decomposition played very important role। आप सब लोग को अभी मालूम होगा नेटफ्लिक्स प्राइस। ओके, so that is $1 million they have announced to improve their algorithm। okay, prediction algorithm। वो पढ़ा ना, वो पढ़ा तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतना मैथमेटिक्स यूज होता है क्या। ओके, सो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग एंड यू विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप यूट्यूब में जाके सर्च करो नेटफ्लिक्स प्रॉब्लम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एप्लीकेशन, आपको इतना एप्लीकेशंस आते हैं, यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग दोस थिंग्स। ओके, तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस लेना है, तो
एप्लीकेशन बोले तो थ्योरम उसका प्रूफ इमीडिएटली, ऐसा एप्लीकेशंस नहीं, थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशंस जैसा फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, अभी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं एसबीआई का वगैरह वगैरह, या गूगल पे यूज करते हैं, कौन सा भी यूज करते टाइम में आप जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो सिक्योरली उनको ही जाएगा, आपका पैसा कट नहीं होता है। ये सब का बिहाइंड मैथमेटिक्स है। जो प्राइम नंबर्स, अभी कितना लोग को इधर मालूम नहीं, प्राइम नंबर्स एक्चुअली प्योर मैथमेटिक्स का अंडर कंसिडर करते हैं। ओके, इनफाइनाइट प्राइम्स, ये स्टेटमेंट हम हर बार प्रूव करते, देर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, लेकिन ये एक स्टेटमेंट देर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, ये एक स्टेटमेंट, ये पूरा ऑनलाइन बैंकिंग ई कॉमर्स जो अभी चालू है उसका पीछे है। तो आपको कितना लोग को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, दिस प्राइम नंबर्स आर प्लेइंग क्रूशियल रोल इन दिस एंटायर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ये जितना भी अभी सेफ है, आप यहाँ है, आप किसी को पैसा भेज रहे, वहां से आपको मिल रहे, दिस ऑल मेनली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ओके, ये मैथमेटिक्स कैसे होता है वो आप ढूंढना है, सर्च करना है, यू हैव टू वर्क। ऐसा जैसा नहीं है ये पूरा मैं दे दिया आप उसको समझ में आ गया, ऐसा you have to go and find what type of algorithms they are using and how mathematics is used, जैसा प्राइम नंबर्स इसमें कैसे यूज हो रहे हैं। सिंपल एक मैं बताता हूँ, दो नंबर्स ले लो, दो बड़ा बड़ा नंबर्स, उसको मल्टीप्लाई करो, कंप्यूटर यूज करो, कौन सा भी यूज करो, वो मल्टीप्लीकेशन आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन एक बड़ा नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखना इतना इजी नहीं है। ओके, तो आपका ये प्राइम नंबर्स कहाँ यूज होता है, any number, natural number can be written as product of powers of prime unique way, that we all know it is a purely mathematics, pure mathematics we say, वो आप इधर यूज होते हैं ये एप्लीकेशंस में। आप एक नंबर दिया, वो नंबर्स एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम से, लार्ज प्राइम से, तो आपको फैक्टराइज करना है, तो एक ही तरफ से फैक्टराइज करना होगा, वो दो प्रोडक्ट ऑफ दो टू प्राइम से, प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्राइम से, कोई भी। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स जो मैं नंबर एन दिया, वो नंबर एन को P1 इंटू P2 लिखना इतना इजी नहीं है सुपर कंप्यूटर्स के भी, क्योंकि वो P1 एंड P2 बहुत बड़ा प्राइम नंबर्स है। ओके, तो इसलिए प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होने के बाद, लेकिन हमारे पास जो डेटाबेस में है अभी तक बहुत लिमिटेड प्राइम नंबर्स है, तो बड़ा बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट्स चालू है एक प्राइम नंबर, नया प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, thousands of people are working, thousands of computers are there, ये पूरा करके एक प्राइम नंबर एक दो साल में वो मिलते नहीं मिलते गारंटी नहीं, इतना इंपॉर्टेंस है प्राइम नंबर्स को। तो हम यूजुअली प्राइम नंबर बोलते क्या है, इट डज नॉट हैव डिवाइजर्स। चलो आगे चलो, यूनिक वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो बताते हैं, हम वो प्रूव कर लेते हैं और आगे चले जाते। लेकिन जब ये थ्योरी डेवलप हुआ तब वो लोग को भी मालूम नहीं हुआ इतना एप्लीकेशंस आगे रहने वाले हैं। ओके, तो जैसा जैसा डिमांड सिचुएशन आते, ओके, सिचुएशन जैसा आएगा वैसा तब वो थ्योरी का एप्लीकेशन यूजफुल होता है। ओके, तो मैथमेटिक्स बोले तो थ्योरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जैसा जैसा सिचुएशन है वो थ्योरी एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, वो एप्लीकेशन मालूम होना भी बहुत जरूरत है। ओके, so in this last 4 or 5 years several applications at least I have learned on my own। जब भी कोई कुछ बुलाते सर एक एप्लीकेशन के बारे में, आप मैथमेटिक्स के बारे में बता सकते, देन आई विल लर्न फ्रॉम माई सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद मैं आप वो उनको सामने दे दो। तो टेक इट एज ए चैलेंज, जो आपको ऑलरेडी मालूम है वही टॉपिक बताना जरूरत नहीं है, गिव ट्राई टू लर्न समथिंग। तो आप टॉक देना है तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है, तो यू विल लर्न समथिंग, एंड दैट पहले टाइम इतना अच्छा लेक्चर नहीं हो सकता है, लेकिन जैसा मैं गूगल पेज रैंक या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अभी तक 2-3 टाइम्स अलग अलग प्लेस में दिया वाला है, जो पहले बार दिया या सेकेंड टाइम दिया उसमें डेफिनेटली देर इज ए रिफाइनमेंट, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होते रहते। ओके, बट वेरी वेरी गुड एप्लीकेशंस आर देयर, वन कैन गो। ओके, those are some of the projects I have given। अभी मैं आपको इन ब्रॉड एरिया में बताता हूँ कौन सा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप कंसिडर कर सकते हैं, यही नहीं है बहुत आगे भी रहते। तो जैसा मैं बताया, यू ट्राई टू टेक सम एडवांस्ड टॉपिक्स, एनी सब्जेक्ट यू स्टडीड इन योर बीएससी। ओके, तो
बीएससी और एमएससी, सिर्फ वो टॉपिक आपका कंप्लीटली करिकुलम से आना आ रहे ऐसा नहीं, समझो 10-20% वो करिकुलम से आ सकते, वो बेस पे आप आगे बाकी 60 to 70% और 80% करें, वैसा टॉपिक्स आप 100% सेलेक्ट कर सकते। समझो अलजेब्रिक ज्योमेट्री है, अलजेब्रिक टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फ्रैक्शनल कैलकुलस है, जो आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग है, जितना भी चालू है आगे अच्छे तरफ से, those all topics you can select, okay, and you can work out on that one. This will be something like some further study, higher study आप एमएससी लेवल पे कर रहे हैं वैसा एक रहेगा। it may not be immediately some application, or it may not be some something like research paper ऐसा नहीं, it is, it comes under you are doing more study at MSc level itself if you select some advanced topics, okay, then uh, ऐसा भी है, there are some proofs, okay, there are some statements which are having very very good significance, more than 20 to 25 proofs are there, how one proof is connected with the another proof, whether they are independent, ये कौन सा टेक्निक यूज किया वो प्रूफ में, पहले वाला का प्रूफ का इसका प्रूफ का क्या फर्क है, किधर वो टेक्निक्स बदला है, जैसा इनफाइनाइट प्राइम्स को भी देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रूफ्स है, ओके, ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह ले लो, कौन से भी ले लो, बहुत सारे अलग अलग प्रूफ्स दिया हुआ है, तो आप वो प्रूफ्स को अच्छा तरफ से एक इंटर रिलेट कर सकते हैं, आप अच्छे तरफ से ये दिस इज द टेक्निक दे हैव यूज्ड, दिस इज द अनदर टेक्निक दे हैव यूज्ड, ऐसा आप समराइज कर सकते हैं। लिंक, इफ यू कैन ब्रिंग सम लिंक, ये इससे ये फॉलो होता है, ये थ्योरम मालूम होने के बाद ये थ्योरम से ये प्रूफ ऑब्वियस हो जाते हैं, इफ यू कैन लिंक इट then also it is going to be a good project, okay, such projects also usually students do it, लेकिन थ्योरम 1 थ्योरम 2 थ्योरम 3 20 थ्योरम्स लिख लिया, 20 डिफरेंट प्रूफ्स लिख लिया, दैट इज नो मीनिंग, वो कौन सा भी कुछ रिलेशन है क्या, ये थ्योरम होने के बाद इसका ये फॉलो ऑब्वियसली कोरोलरी हो जाते, ये पहले वो प्रूव किया इसके बाद ये प्रूव किया, ऐसा कुछ रिलेशन लाया तो देन इट हैज सम मीनिंग, ओके, बाद में द मोस्ट थिंग इज टेक सम रिसर्च पेपर और टेक एनी एमफिल और पीएचडी थीसिस जो आपका टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, समझो कुछ स्टूडेंट्स को डिफरेंशियल इक्वेशन पे इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को नंबर थ्योरी, कुछ स्टूडेंट को अलजेब्रा एनालिसिस, जो टॉपिक पे इंटरेस्टेड है वो टॉपिक पे जो आपके टीचर के पास जाओ, कुछ तो रिसर्च पेपर ले लो, और रिसर्च टॉपिक पे सर्विस भी हुआ वाला रहते हैं वो ले लो, या एमफिल पीएचडी थीसिस, क्योंकि पीएचडी थीसिस आप अंडरस्टैंडिंग करके एमएससी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा वो पार्ट लिख सकते हैं, इट इज आल्सो ए गुड प्रोजेक्ट, ओके, ये एज पर एज माय अंडरस्टैंडिंग, ओके, सो आप रिसर्च पेपर ले लो या किसी का एमफिल थीसिस ले लो, पीएचडी थीसिस ले लो, आपका आजू बाजू वाला जरूरत नहीं, यू विल गेट इट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजीसी शोध गंगा से ले लो, बाहर का कुछ फॉरेन कंट्रीज रहते हैं उसका भी थीसिस अवेलेबल रहते, वो डाउनलोड करो, पूरा इंक्वायरी करो, आपको पसंद आए वो टॉपिक पे आप काम कर सकते हैं, ओके, सो दैट इट इज अ चैलेंजिंग एज वेल एज आप कुछ नया सीख रहे हैं। अनदर इंटरेस्टिंग वन इज सम ग्रेट मैथमेटिशियंस जो भी है वो उसका वर्क क्या है, कौन सा तक किया वाला है, कौन सा तक आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, वो ट्राई टू एक्सप्लेन करो, जस्ट लाइक नॉट जस्ट ओनली राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, वो एक मैथमेटिशियन का लिया, उनका चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके उनका रिसर्च तक कैसे कैसे उनका ट्रैवल हुआ, हर प्लेस में वो मैथमेटिक्स क्या यूज किया है वो एक्सप्लेन करना जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक मैथमेटिशियन गॉस ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो वो 5th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते, 1+2+ एंड n, 1+2+3+ एंड सो ऑन n, उसका वैल्यू क्या रहते, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n इंटू n+1/2, तो यूजुअली हम कैसे प्रूव करते 10th स्टैंडर्ड में, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने का, देन n इज इक्वल टू k-1 को अज्यूम करने का, देन n इज इक्वल टू k को प्रूव करने का, ऐसा हम प्रूव करते, राइट, लेकिन 5th स्टैंडर्ड में ये एक मैथमेटिशियन था, ये इसको 2 लाइन में प्रूफ दे दिए, तो वो आप पढ़ा ना इतना इंटरेस्टिंग लगता है, कैसे प्रूव किया, 1+2+n इक्वल टू x कंसिडर किया, ओके, वी नो a प्लस बी सेम एज b प्लस ए, तो 1+2+3+n लिखने का दूसरा नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, n+n-1 + n-2 + 1, मतलब एक
पहले से लास्ट तक लिखा, दूसरा लाइन में लास्ट से स्टार्टिंग तक लिखा। ओके, वो भी वैल्यू x हो गया। अभी ये दोनों को ऐड किया, राइट हैंड साइड 2x हो गया। इधर आप चेक कर सकते हैं n+1 आते हर बार, तो n बार हो गया, n इंटू n+1 इज इक्वल टू 2x, so x इज n इंटू n+1। ऐसा बहुत सारे मैथमेटिशियंस है, उसका नॉलेज बहुत अर्ली एज में आइडेंटिफाई हुआ। ओके, ऐसा टोटल, फर्स्ट ऑफ ऑल knowing such things is itself is very very interesting। ओके, और आगे आगे वो क्या काम किया है हायर स्टडीज में, डीप मैथमेटिक्स क्या यूज किया, वो आप एक्सप्लेन किया, दैट विल बी ए गोइंग टू बी ए गुड टॉपिक। ऐसा नहीं है आप 10 मैथमेटिशियंस का नाम ले लो, उसका बर्थ कब है, हिस्ट्री क्या है, वो सिंपली क्या किया है, ऐसा अबो अबो ऊपर ऊपर से लिख के, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट बोले तो एक अच्छा मैथमेटिशियन के बारे में लेना है, उसका बेस बाय चाइल्डहुड से लेके वहां तक, इट इज जस्ट वन पार्ट, जैसे जैसे इंट्रोडक्शन में वगैरह लिखते, लेकिन उसके बाद उसका कोई तो एक रिसर्च पेपर या कोई एक टॉपिक पे वो काम किया, वो टॉपिक आप समझ सकते, यू कैन एक्सप्लेन। ओके, फाइन। नेक्स्ट वन इज, एज आई सेड, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। कौन सा भी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होने दो, वो आप अच्छा तरफ से इन प्रोजेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं छोटा छोटा एप्लीकेशन, इन डिटेल नहीं जाने का। अभी मैं बोला समझो एसवीडी नेटफ्लिक्स प्रॉब्लम में होते, वो कैसे होता है, वो एसवीडी कैसे उधर काम में होता है, इन डिटेल आप एक्सप्लेन किया, तब उसका वर्थ रहते। ओके, तो मैं बोला प्राइम नंबर्स है, आरएसए एल्गोरिथम है, बहुत सारे है, ये सब उधर यूज होते हैं। तो यूज होता है वो सबको मालूम है, कैसे यूज होता है वो मैथमेटिशियन ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप प्रोजेक्ट जैसा लेने का। ओके, देन कुछ सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर्स अभी बहुत बहुत जरूरत है। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर्स आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जैसे कर सकते हैं, विच इज नॉट देयर इन योर एमएससी, इट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि आप एक स्किल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सीख के जा रहे हैं। जैसा समझो साइलैब आपके पास नहीं है, तो साइलैब आप सीख के उसमें से एक प्रोजेक्ट जैसा बना सकते, इट इज आल्सो बी वेरी गोइंग टू बी यूजफुल। पाइथन लैंग्वेज है, अभी जो डेटा साइंस वगैरह यूज कर रहे हैं, जो मशीन लर्निंग वगैरह है, या कौन सा भी लैंग्वेजेस में, बहुत प्लेसेस में पाइथन लैंग्वेज यूज होते हैं। ओके, तो आप समझो वैसे कुछ सीख सकते क्या, वैसा प्रोजेक्ट जैसे कर सकते क्या। आर प्रोग्रामिंग है, आर प्रोग्रामिंग स्टैटिस्टिक्स ही सीखना ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक्स रहते, कंप्यूटेशनल इजीली कर सकते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरफ से कर सकते, वो आप इधर प्रोजेक्ट जैसा कंसिडर कर सकते हैं। आई पर्सनली फील दैट बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स your understanding, and once you become a teacher or once you become a researcher, those softwares are going to be very very useful। okay, बाद में जैसा मैं बोला, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत लोग को लगता है दिस आर एक्चुअली कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, ऐसे नहीं है। द बेस, मेन बेस इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो विदाउट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये कुछ भी नहीं है। ओके, so if you are a mathematics student, if you want to learn some statistics tools, that also you can do it as a project। okay, और ये टॉपिक्स जब आप डेटा साइंस में वगैरह या कौन सा भी यूट्यूब में सर्च करके देखो, ऑलमोस्ट ऑल दे यूज इज लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ओके, दिस नंबर थ्योरी, दिस थिंग्स दे यूज इन ऑल दिस थिंग्स। तो कौन सा यूज कर रहे हैं, इन डिटेल आप कैसे प्रोजेक्ट जैसा बना सकते हैं, दैट यू हैव टू वर्क इट। ओके, एंड द अनदर इंटरेस्टिंग वन इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लो, जैसा अभी आप, एवरीबॉडी नो दैट कोरोना कितना डिफिकल्ट फेस चालू है, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वगैरह, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को मॉडलिंग बनाते हैं, मॉडलिंग बनाने के बाद उसका मैथमेटिकली सॉल्व करते, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते, वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन और रियल लाइफ में कैसे अप्लीकेबल होते हैं। तो ऐसा मैथमेटिकल मॉडलिंग आप नया बनाना जरूरत नहीं, जो अभी तक रियल लाइफ का मॉडलिंग जो जो है, डिसीजेस होने दो, जो भी कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम होने दो, कौन सा भी रिलेटेड है रियल लाइफ में, जो आपका एक सिचुएशन है, उसका मॉडलिंग, मैथमेटिकली मॉडलिंग कैसे बनाते हैं, उसका कैसे सॉल्व करते, वो जो सॉल्व किया वाला एनालिस रिजल्ट है, उसको आप फाइनली और एक बार रियल लाइफ में कैसे एनालाइज करके कन्वर्ट करके बताते। इफ यू कैन डू इट, दिस आर गोइंग टू बी some of the best
projects one can prepare, no matter whether you are studying at Latur, no matter whether you are studying in some high institute, good institute, ये आपको करने का इंटरेस्ट है, जिद है, आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। कितना अ, तक आप सक्सेस होता है दैट इज डिफरेंट, लेकिन आप ये ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया, कुछ तो कुछ 10%, 20% to 30% you will succeed, and that is something you have done which is really acceptable. Okay, आई थिंक इससे ज्यादा मैथमेटिक्स अलावा, मतलब प्रूफ, थ्योरम, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, इससे अलावा ज्यादा बोला ना, अभी तक मुझे मालूम एटलीस्ट आधा स्टूडेंट्स तो सो गए होंगे, या दे माइट हैव लास्ट इंटरेस्ट। लेकिन आई विल स्टॉप हियर, बट यू कैन, वी विल हैव सम डिस्कशन नाउ। ओके।